नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी कार्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी आगामी आरएस 2022 परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो लगभग पूरा संविधान हम इन प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे और इन प्रश्नों को करने के बाद आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और इसके साथ साथ आपका सिलेबस भी इसमें कवर होता रहेगा, न केवल प्रीलिम्स का बल्कि मेंस का। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्स जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, पटवार, जिनमें की पॉलिटी पूछी जाती है, उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रेगुलर इस टेस्ट सीरीज के साथ बने रहें और जो छोटे छोटे हमारे आधे आधे घंटे के वीडियोस हैं, इनसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो बिना आपका समय व्यतीत किए हम शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मूल अधिकारों पर ही चर्चा की थी और अनुच्छेद 30 तक हमने चर्चा को बढ़ा लिया था। आज हम अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 32 से जुड़े जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, तो आप एक बार इन्हें जरूर देखें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की। 44वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया। दो संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, एक 42वां और एक 44वां। 42वें को तो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और उसके बाद जो प्रावधान, अधिकतर नकारात्मक प्रावधान संविधान में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे 1976 में, उनको 44वें से हटाया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हमारे संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है उसमें कमी की गई थी। मूल संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को जो है एक विशेष अधिकार के रूप में स्थान दिया गया था। ये एक प्रकार से हमारे समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के बराबर था और इसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था। लेकिन बाद में इस अधिकार को हटा दिया गया। आपको बताना है कौन कौन से बदलाव जो है यहां पर किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1) च को निरसित कर दिया गया है। तो संपत्ति रखने की जो स्वतंत्रता हमको हुआ करती थी वो अनुच्छेद 19 के पहले क्लॉज में, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्तमान में वहां पर 6 जो है उप अनुच्छेद उसमें उपलब्ध हैं, लेकिन एक और था, पहले 7 हुआ करते थे जिनमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन उसे स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 को भी हटा दिया गया है क्योंकि अनुच्छेद 31 सबसे कंट्रोवर्शियल अनुच्छेद रहा है, सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। इसको लेकर के कई बार न्यायालय के दरवाजे खटखटाए गए हैं। अनुच्छेद 300(a) को जोड़ा गया है, ये भी सही है। जो मूल अधिकार के रूप में हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, जबकि एक वैधानिक अधिकार के रूप में, जिसमें आप कोर्ट में जाकर के और अगर आप किसी कानून के तहत उस संपत्ति के मालिक हैं तो आप उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो अनुच्छेद 31 जो पहले संपत्ति के अधिकार के रूप में था उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 20 जून 1979 को हटा दिया। तो जनता सरकार जब आई उसके बाद में जो है ये संशोधन किया गया और इस तरह से इसे हटा दिया गया। उन अनुच्छेद 19(1) च जो कि आपको स्वतंत्रता देता था संपत्ति की, वो भी यहां से हटा दी गई और अब वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को 12वें भाग में अनुच्छेद 300(a) जोड़ करके एक कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस रूप में स्थित है, तो ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि अब ये एक वैधानिक अधिकार हो गया। संवैधानिक और वैधानिक के अंतर्गत अंतर क्या होता है? संवैधानिक वे हैं जिनके बारे में संविधान में व्याख्या की गई है, संविधान में जिन चीजों को स्थान दिया गया है, ठीक है। जबकि वैधानिक वे हैं जो संसद द्वारा अधिनियमित किसी एक्ट के अंतर्गत जो है स्थान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी है ना, इन दोनों के आपको अंतर समझना है कि एक जहां पर संविधान में वर्णित होता है, दूसरा जो है किसी न किसी एक्ट के अधीन काम करता है। क्लियर है? तो अभी संपत्ति का अधिकार आपका 300(a) के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बन गया है। वर्तमान में इस संपत्ति के अधिकार को कैसे लागू किया जाता है? देखिए, इस संपत्ति के अधिकार को बिना संविधान संशोधन, अब वर्तमान में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये आपके अनुच्छेद 31 में था तब तक तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और अगर कोई भी बदलाव करना होता तो हमें पूरे संविधान को बदलना पड़ता। लेकिन अब हमने क्या किया, संविधान में से ही अनुच्छेद 31 को हटा दिया है। तो
अब ये वैधानिक अधिकार हो गया, तो संसद बिना संविधान संशोधन के साधारण रूप से ही संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित कर सकती है। जब चाहे तब आपकी इस अधिकार में कमी भी कर सकती है या इसको बढ़ा भी सकती है। यह कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है। मतलब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि आपके जितने भी विभाग हैं, वो अगर आपकी संपत्ति को अगर जबरदस्ती लेना चाहें तब तो ये आपको रक्षा देता है निजी संपत्ति की। आप कोर्ट में जाकर के, और जो भी कानून है उसके अंतर्गत अगर कानून का उल्लंघन होता है तो ये आप उससे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ चैलेंज नहीं कर सकते। अगर संसद मान लीजिए आपके इस अधिकार को कम कर देती है तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि हमारे अधिकार को कम क्यों किया गया। तो ये एक बदलाव हो गया है मूल अधिकार नहीं रहने की वजह से। अगर कोई अधिकार मूल अधिकार है तो आप उस मूल अधिकार के हनन पर न्यायालय जा सकते हैं, और मूल अधिकारों को कम भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकते हैं, लेकिन मूल अधिकारों को गारंटी और सुरक्षा मिली हुई है हमारे संविधान में। किससे? न्यायपालिका से। लेकिन ये अधिकार जो है अब इसको विधायी प्रक्रिया से सुरक्षा नहीं है। मतलब अगर संसद चाहे और कानून बना दे तो इसको कम या ज्यादा भी वो कर सकती है, वो उसके हाथ में है। व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत अब सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। तो उच्चतम न्यायालय में तभी जा सकते हैं जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो, और ये चूंकि मूल अधिकार नहीं है तो अब आप इसके लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 जो है मूल अधिकारों के अलावा जो अन्य विभिन्न प्रकार के मामले हैं उनमें रिट जारी करने का अधिकार देता है हमारे उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को। जबकि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो इस तरह से जो है रिट जारी करे जब भी मूल अधिकारों का हनन हो। अब ये मूल अधिकार है नहीं तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग इसमें नहीं होगा, अनुच्छेद 226 का हो सकता है। वर्तमान में क्षतिपूर्ति के अधिकार की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा ही सही, ये भी आपके लिए कोई गारंटी नहीं है। जो भी विधान बना हुआ है, जो भी लॉ है, उसमें अगर व्यवस्था है तो मिलेगा, नहीं तो आपको गारंटी इस चीज की कोई नहीं देगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए पॉलिटी 1000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि एक बार पढ़ करके आप किसी भी चीज को परमानेंट नहीं रख सकते, इसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और रिवीजन करने के लिए टेस्ट फॉर्मेट में आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ में आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से मात्र 199 रुपए में पूरा का पूरा पॉलिटी आप कवर कर पाएंगे। तो रेगुलरली जो भी क्लासेस हो रही हैं उनके सभी के सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो वहां पर जोड़े जा रहे हैं। लगभग 1000 से ज्यादा प्रश्नों का समावेश होगा दोस्तों, और सारे प्रश्न अपने आप में विचारणीय, बहुत बेहतरीन और सार गर्भित होंगे। अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका एम लक्ष्मीकांत पूरा इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिस पैटर्न पर पूछे गए हैं वो भी यहां से कवर हो जाएंगे। तो आज ही आप जो है इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत हर्जाना या मुआवजा दिया जाता है? तो पहला सेंटेंस है कि जब राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर रहा हो और उस समय यदि व्यक्ति उस पर फसल उगा रहा है। इसका मतलब है कि यदि जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है वो कृषि भूमि है, इसका मतलब क्या है, वो अगर कृषि भूमि है तो एक तो इस परिस्थिति में आपको मुआवजा मिलेगा, और दूसरा जब राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करे तब भी मुआवजे की व्यवस्था की गई है। तो ये दो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत बिंदु हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो राज्य जो है या तो संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में जब कृषि भूमि हो, या फिर अल्पसंख्यक संस्थान के मामले में, इन दो मामलों में जो है हर्जाना देगा। यहां पर हर्जाने का अधिकार बरकरार है, बाकी किसी मामले में नहीं है। केवल कृषि भूमि और अल्पसंख्यक मामलों में ही हर्जाने की गारंटी दी गई है। ये अधिकार के रूप में आपके पास में आज भी उपलब्ध है। चलिए, तो ये दो मामले हैं और ये दो मामले जोड़े गए हैं 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के द्वारा और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ये दो संशोधन करके और इन्हें जोड़ा गया है और इनके माध्यम से इन दोनों ही क्षेत्रों में हर्जाने की व्यवस्था की गई है। बाकी किसी भी क्षेत्र में हर्जाना नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 31 क की। दरअसल हमारे पास अनुच्छेद 31 तो खत्म हो गया है, लेकिन अनुच्छेद 31 क जोड़ दिया गया है। आपको एक और चीज समझनी चाहिए
कि जब हम अनुच्छेदों को लिखते हैं तो आपको दो प्रकार के अनुच्छेद लिखे हुए दिख सकते हैं। एक हो सकता है अनुच्छेद 31 क या 31 ए, ठीक है, और दूसरे रूप में ये लिखा हो सकता है इस तरह से, अनुच्छेद 31 क या फिर अनुच्छेद 31 ए। देखिए दोस्तों, इसका मतलब आप समझ लीजिए, बहुत आपको इस चीज को क्लियर करना है। मान लीजिए यहां पर 31वां अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 31 और 31 क ये दो अलग अलग अनुच्छेद होंगे। समझना इस चीज को, अनुच्छेद 31 अलग होगा, अनुच्छेद 31 क अलग होगा। लेकिन अगर यहां पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 31 क इस तरह से, तो ये दोनों एक ही अनुच्छेद हैं और ये इसका सब पार्ट है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है अनुच्छेद 19, ठीक है, और हम उसके बाद लिख देते हैं अनुच्छेद 19 क, तो इसका मतलब है कि ये कोई अलग अनुच्छेद नहीं है, ये इसी का पार्ट है। जबकि आप कई बार देखते हैं अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, जबकि 21 ए, ठीक है, या 21 क, इसमें आप कभी ब्रैकेट नहीं देखेंगे। 21 ए शिक्षा का अधिकार जो है हमारा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार जो है वो 21 ए के रूप में। तो ये अंतर आपको समझना है। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो उसी का भाग होगा, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो वो एक अलग से अनुच्छेद होगा। आगे ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे बहुत से आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहां पर ब्रैकेट दिया होगा या नहीं दिया होगा। तो ये अंतर आपको समझ के रखना है। तो यहां पर आप सभी के लिए प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद 31 क में वर्णित श्रेणियों के अंतर्गत बनाए गए जो संपत्ति कानून है उनको किस अनुच्छेद के उल्लंघन से सुरक्षा दी गई है। आप सभी जानते हो कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों को प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन राज्य को जब नीति निर्देशक तत्व लागू करने थे तो ऐसी परिस्थिति में राज्य के ऊपर जो है कई बार टकराव की स्थिति देखने को मिली, भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बीच में। तो अनुच्छेद 31 क एक जोड़ा गया था आपके संविधान में पहला संशोधन करके, और इसके माध्यम से कुछ श्रेणियां बनाई गई जिसके अंतर्गत जो संपत्ति के कानून थे उनको कुछ अनुच्छेदों के उल्लंघन से सुरक्षा दी गई। हमारे मूल अधिकारों को हमेशा वरीयता दी गई है नीति निर्देशक तत्वों पर, लेकिन इसके माध्यम से कुछ जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत जो संपत्ति अधिग्रहित करनी थी उसको लेकर के यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की गई थी। और ये जो दो अनुच्छेद हैं वो हैं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कोई कानून अगर इसमें वर्णित कर रहा है, कुछ श्रेणियां बनाई गई थी कि इस श्रेणी की संपत्ति को यदि हम लें और वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन भी कर दे तो भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं, वो श्रेणियां यहां पर आपके सामने है। जैसे कि मान लीजिए आपके राज्य द्वारा किसी संपदा का अधिग्रहण किया जाता है। कोई भी संपदा मतलब एक संपत्ति, असेट्स हैं जिनसे उत्पादन होता है, ठीक है। राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार के द्वारा किया गया, निगमों का सम्मिश्रण किया जाता है, जैसे कि सरकार ने LIC और बाकी बहुत सी जो हमारे कॉरपोरेशंस थे लाइफ इंश्योरेंस के, उन सबको मिलाकर के उनका क्या किया, सम्मिश्रण किया। निगमों के शेयर धारकों या निदेशकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण, तो उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उनमें इंटरफेयर करने का जो अधिकार है राज्य को। और खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण, खाने जो लीज पर दी जाती है उनका निर्धारण करना या उनको समाप्त करना, ये सारे अधिकार राज्य के पास है। और इनको आप ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते कि इसने आपके समानता या स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया हो, ठीक है। अगर संपत्ति का पुनर्वितरण राज्य करना चाहता है, राज्य संपत्ति को अपने पास रखना चाहता है, उसका प्रबंधन खुद करना चाहता है, खाने जारी करना चाहता है, रिलीज करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, इन सभी मामलों में राज्य स्वतंत्र है। केवल एक भूमि को छोड़कर, वो है कृषि भूमि। यदि कृषि भूमि को राज्य लेता है तो ले सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन आप देखते हैं जब भी कृषि भूमि को लिया जाता है उसके लिए बदले में मुआवजा देना अनिवार्य किया हुआ है। और इसी के लिए जो है बहुत से एक्ट भी बनाए गए हैं, जैसे कि अंतिम एक्ट आपका 2013 में पास किया गया था। और हाल ही में संपत्ति अधिग्रहण विधेयक को लेकर के काफी कंट्रोवर्सीज भी हमको उस समय देखने को मिली थी। कई बार 8-9 बार ये संपत्ति अधिग्रहण विधेयक आ चुके हैं और हर बार जो है इसको लेकर के कंट्रोवर्सी रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों तथा नियमों को सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि 9वीं अनुसूची
9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए आपके संविधान में संविधान सभा के द्वारा जो पहला संशोधन किया गया था, क्योंकि उस समय तक हमारे चुनाव हुए नहीं थे, और आप जानते हैं कि अप्रैल 1952 तक, मैंने आपको बताया था, अप्रैल 1952 तक हमारी जो संविधान सभा है उसी ने संसद के रूप में काम किया, और उसने पहला संविधान संशोधन किया। उसके माध्यम से उसने 9वीं अनुसूची जोड़ी, ठीक है, और इसके बाद में उसने दो और भी जो है अनुच्छेद जोड़े थे, अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख, ठीक है। अनुच्छेद 31 क के अंतर्गत उसने क्या किया, कुछ श्रेणियां निर्धारित की जिनको उसने अनुच्छेद 14 और 19 से सुरक्षा प्राप्त प्रदान की। इसके अलावा बहुत से एक्ट उसने अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में रख दिए, संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची में बहुत से एक्ट रख दिए जिनको हम बोलते हैं भूमि एक्ट। जितने भी हमारे जो भूमि अधिग्रहण से जुड़े, जमींदारी से जुड़े हुए कानून जितने भी थे, उन सभी को उन्मूलन के लिए वहां पर रख दिया। और फिर इसको सुरक्षा देने के लिए अनुच्छेद 31 ख जोड़ दिया और कहा कि 9वीं अनुसूची में वर्णित जितने भी कानून हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि वो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है। तो अनुच्छेद 31 ख को भी पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और इसमें 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को सुरक्षा दी गई, ठीक है। और कहा गया कि इस अनुसूची में सम्मिलित किसी भी नियम की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, इसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, ये उन्होंने उस समय कह दिया। धीरे धीरे इसमें शुरुआत में 13 अधिनियम आए और बाद में अब तो हर कोई अधिनियम को ही जो है इसमें सम्मिलित किया जाने लगा ताकि न्यायिक समीक्षा से बचा जा सके। बाद में 1997 में एक मामला आया जिस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में 9वीं अनुसूची को उन्मुक्ति देने, मतलब कि इसको न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने की बात मना कर दी। इन्होंने कहा कि नहीं, 9वीं अनुसूची जो है वो भी हमारे दायरे में आती है और हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। इसी तरह 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून हैं उनको आप चुनौती दे सकते हैं यदि वो अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं। तो ये व्यवस्था वर्तमान में है। जो भी केशवानंद भारती का मामला था, जब हमारे संविधान के मूल ढांचे की व्यवस्था की गई थी, उसके बाद में जो भी 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है। उससे पहले के जो कानून है उनकी समीक्षा आप नहीं कर सकते। चलिए, किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 39 ख या 39 ग संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक हम देखते हैं किनको स्थान दिया गया है, नीति निदेशक तत्वों को। और इन्हीं नीति निदेशक तत्वों में दो नीति निदेशक तत्व हैं, 39 ख और 39 ग। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर 39 ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये 39 का ही भाग है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारे संविधान में एक तो 39वां संशोधन है, 39वां अधिनियम है, आप आंसर दे सकते हैं सभी अपने अपने स्तर पर, और एक 39 क, ये अलग है, ठीक है। 39 क, अब इस 39 में बहुत से भाग है, क ख ग घ, ठीक है, 6 भाग हैं टोटल, क ख ग घ ड़ च इस 39वें में। जबकि 39 क अलग से जोड़ा गया है जिसके अंतर्गत जो लीगल एड दिया जाता है, विधिक सहायता, कानूनी निशुल्क विधिक सहायता जो लोगों को प्रदान की जाती है, गरीब वर्गों को, कम आय वाले जो वर्ग हैं उनको, उसकी व्यवस्था उसमें की गई है। जबकि अनुच्छेद 39 क और 39 ख ये दरअसल 39 के ही सब पार्ट्स हैं। इन दोनों में संपत्ति के वितरण को दर्शाया गया है कि राज्य यदि चाहे तो लोगों के बीच में संपत्ति का पुनर्वितरण कर सकता है और वो धन के संकेंद्रण को रोकने की प्रयास करता है, या फिर जो उत्पादन के संसाधन है उनका स्वामित्व जो है उसको एक व्यक्ति के पास में नहीं होने देता। और इन्हीं दोनों कानूनों को 39 ख और 39 ग जो है अनुच्छेद जो है उनको अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर रखा गया है। तो वर्तमान समय में हमारे पास दो एकमात्र नीति निदेशक तत्व हैं जिनको हमने अनुच्छेद 14 और 19 से ऊपर रखा गया है। वैसे हमारे मूल अधिकार जो हैं वो सर्वोच्च हैं, वे नीति निदेशक तत्वों से ऊपर हैं, लेकिन वर्तमान में ये दो अनुच्छेद 39 क और 39 ग जो कि 39वें अनुच्छेद के ही भाग हैं, उनको वरीयता दी गई है समानता के अधिकार पर और स्वतंत्रता के अधिकार पर। और ये काम किया गया था
25वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से 1971 में राज्य ने अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में वर्णित जो सामाजिक नीति निदेशक तत्व हैं उनको वरीयता प्रदान की। क्या क्या है इनमें? 39 ख लिखता है, देखो ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ये 39 का ही भाग है, अनुच्छेद 39 में ही सम्मिलित है। ये अनुच्छेद 39 में क ख ग घ इस तरह से 6 लाइनें लिखी हुई है अलग अलग, जैसे समान वेतन महिला और पुरुष को मिलना चाहिए, ठीक है, बच्चों के जो है स्वास्थ्य आदि के लिए राज्य कार्य करेगा, इस तरह की सारी बातें हैं। उनमें से ख तो लिखा है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार रहे ताकि सामूहिक लाभ हो, किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले ताकि धन का केंद्रीकरण ना हो, एक व्यक्ति के पास ही उत्पादन के संसाधन केंद्रीकृत ना हो। ये क्यों किया गया था? क्योंकि इस समय 1971 में निगमीकरण ज्यादा हो रहा था, राज्य जितने भी जो प्राइवेट संस्थान थे उनको सार्वजनिक कर रहा था, सोशल जो समाजवाद की जो भावना है वो ज्यादा चल रही थी। अच्छा, अभी तो आप देखते हो कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग को ही हमारे मूल अधिकारों पर वरीयता है, लेकिन इससे पहले बीच में क्या हुआ था, जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया तो उसके द्वारा 31 ग के प्रावधान को सभी नीति निदेशक तत्वों पर लागू कर दिया। मतलब कहा कि अगर हमारा स्टेट किसी भी नीति निदेशक तत्व को लागू करता है तो वो मूल अधिकारों पर वरीयता प्राप्त रहेगा। ये बात इन्होंने किसमें कही? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपातकाल के समय क्या किया? सारे के सारे नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी, क्योंकि न्यायालय के बीच में और आपकी जो सरकार थी उसके बीच में लड़ाई चल रही थी बहुत लंबे समय से। 1967 का गोलक केस हो, चाहे उससे पहले का 1951 का राजस्थान सरकार का केस हो, A.K. गोपालन मामले, ऐसे बहुत से मामले हैं जिन मामलों को लेकर के लगातार इनमें लड़ाई चल रही थी। फिर इससे पहले 1973 में केशवानंद भारती मामले में जो है बेसिक जो हमारा डॉक्ट्राइन है, मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ पर आया, ठीक है। इस तरह से लगातार ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। 1976 में सभी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी थी, लेकिन बाद में जो है 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में हमारे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, केवल अनुच्छेद 39 ख और ग को ही वरीयता मिलेगी, बाकी सभी जो हमारे मूल जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मूल अधिकारों के नीचे रहेंगे। मूल अधिकार सर्वोच्च है, उनकी सर्वोच्चता बनाए रखना है, ये बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। तो वर्तमान में यदि मान लीजिए कोई भी अनुच्छेद 39 ख या ग को लागू करने के लिए प्रावधान बनाया जाता है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर केशवानंद मामले में जो है इस प्रावधान को गैर संवैधानिक बता करके कहा कि न्यायिक समीक्षा को कोई रोक नहीं सकता, न्यायिक समीक्षा हमेशा से जो है उच्चतम न्यायालय का अधिकार है और वो बना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब हम आ गए हैं अनुच्छेद 32 पे। तो अनुच्छेद 31 को रिकैप कर लेते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से। 31 क और 31 ख इन दोनों को जोड़ा गया था आपके पहले संविधान के माध्यम से, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। 31 क कुछ श्रेणियां बताता है जिनके अंतर्गत संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। अनुच्छेद ख 9वीं अनुसूची को सुरक्षा प्रदान करता है और अनुच्छेद ग कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल होगी, पर मैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो करके बता रहा हूं। अनुच्छेद 32 ये एक ऐसा अधिकार है जो कि अधिकारों को संरक्षण देता है। मतलब अभी तक हमको जो अधिकार मिले हैं अनुच्छेद 14 से ही हम देख रहे हैं, तो 14 से लेकर के और 30 तक भाग 3 में जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखा जाए इसकी व्यवस्था भी हमारे संविधान में ही की गई है। और अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब होता है रेमेडी, मतलब कि सहूलियत, मतलब कि कोई अगर आपकी किसी अधिकार का हनन करे तो ऐसे मामले में आपको उसका क्या विकल्प मिलेगा, आप उसको कैसे वापस पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से जुड़ा गलत कथन हमको चुनना है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुच्छेद 32 अगर नहीं हो
तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते और बिना प्रहरी के किसी भी चीज की सुरक्षा करना मुश्किल है। अगर आपके घर के आगे कोई पहरेदार नहीं है तो कोई भी आकर आपको लूट कर ले जा सकता है, लेकिन अगर पहरेदार है तो कम से कम इतनी तो स्थिति बनी रहती है कि यदि कोई आएगा और पहरेदार सशक्त है तो वह आसानी से क्या करेगा, उस चोर को रोक लेगा। तो यहां पर भी अगर राज्य रूपी जो चोर है वो आपके अधिकारों को चोरी करने की कोशिश करेगा तो पहरेदार के रूप में आपका उच्चतम न्यायालय है जो उसको रोकने का प्रयास करेगा। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे संविधान के जो मूलभूत अधिकारों की जो व्याख्या है, जिनके लिए हमने इतना संघर्ष किया, वो खत्म हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय चाहे तो अन्य किसी न्यायालय को भी निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। दोस्तों, ये कथन दरअसल गलत है। ऐसी शक्ति हमारी संसद को दी गई है, उच्चतम न्यायालय को नहीं दी गई। तो अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, वो तो है, लेकिन अगर संसद चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मूल अधिकारों के सीधे हनन की स्थिति में, तो ये केवल मूल अधिकारों को सुरक्षा देता है, किसी अन्य वैधानिक अधिकार को नहीं देता है। और सीधे आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और किसी मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। केवल अगर आपका मूल अधिकार हनन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाकर के और अपनी रेमेडी ले सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही है। हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमेशा बना रहेगा, सिवाय राष्ट्रीय आपातकाल के। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको निलंबित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही आपातकाल हटेगा ऑटोमेटिकली ये वापस से पुनर्स्थापित हो सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायालयों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है? तो रिट जारी करने का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है, यह हमारा प्रश्न है। उत्तर होगा बी। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमें रिट जारी करने का अधिकार है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही जो है ये अधिकार देता है कि उनमें मूल अधिकारों के हनन पर जो है व्यक्ति जा सकता है। हालांकि गारंटी केवल कौन देता है? गारंटी केवल सुप्रीम कोर्ट देता है, उच्च न्यायालय गारंटी नहीं दे सकता। आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय आपको कह सकता है कि भैया मैं गारंटी नहीं देता, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं करेगा, वो आपको जरूर इसका जवाब देगा। अनुच्छेद 139 में सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति है। वो अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों में है, जबकि अनुच्छेद 139 में सुप्रीम कोर्ट को अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स को जो है वैधानिक मामलों में मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। क्लियर है? तो यहां से हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों में ही रिट जारी करने की शक्तियां संविधान में रखी गई है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका रिट जारी करने की शक्तियों के बारे में आ गया। रिट क्या होती है? रिट एक लिखित में दिया गया औपचारिक आदेश होता है जो किसी भी प्रशासनिक, जो कि प्रशासन को लागू करते हैं, या न्यायिक, जो कि न्यायिक व्याख्याएं करते हैं, ऐसे निकायों को जारी किया जा सकता है। और रिट को न्याय का झरना भी कहा जाता है, क्योंकि रिट के माध्यम से आप अपने अधिकारों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम तुलना करेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। तो चार हमारे पास सेंटेंस है, आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है, नहीं कौन सा गलत है। क्या बताना है आपको? कौन सा गलत है। उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, ये बिल्कुल सही लाइन है। जबकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार केवल राज्य की सीमा तक है, ये भी सही है। कोई भी उच्चतम न्यायालय जो है पूरे भारत में कहीं पर भी मामले पर रिट जारी कर सकता है, क्योंकि वो पूरे देश का न्यायालय है। जबकि मान लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो वो केवल और केवल राजस्थान में अगर किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो ही जो है वो कोई भी रिट जारी करेगा। दूसरा सेंटेंस कहता है कि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है, ये भी सही है बिल्कुल। जबकि उच्च न्यायालय को अन्य वैधानिक अधिकारों में भी रिट जारी करने का अधिकार है। तो किसी कानून का अगर हनन होता है, सामान्य कानून एक्ट का, तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते।
हाँ, मूल अधिकारों के मामले में आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि आपके सामान्य अधिकारों की रक्षा उच्च न्यायालय करता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध और उत्प्रेषण की रिट जारी कर सकता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ऊंचा है और हाई कोर्ट नीचा है, और उत्प्रेषण और प्रतिषेध जैसे रिट जो है उच्चस्थ न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किए जाते हैं। तो ऐसे में उच्च न्यायालय कभी भी उच्चतम न्यायालय को जारी नहीं कर सकता। वो अपने अधीनस्थ को कर सकता है, उच्च न्यायालय चाहे तो उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय उसको कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली यहां पर नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी सही है। प्रभाव क्षेत्र की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय, जबकि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से उच्च न्यायालय अधिक व्यापक है। ये गलत है। दरअसल प्रभाव क्षेत्र ज्यादा किसका है? उच्च न्यायालय का, क्योंकि प्रभाव क्षेत्र में का मतलब है आपका किस किस मामले को आप देख सकते हैं। प्रभाव मतलब आपके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं। तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत तो न केवल मूल अधिकार के मामले बल्कि वैधानिक मामले भी आते हैं। तो प्रभाव क्षेत्र मूल किसका ज्यादा हुआ? उच्च न्यायालय का। जबकि क्षेत्रीय विस्तार किसका ज्यादा है? पूरे पैन इंडिया में है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो यहां पर ये उच्च न्यायालय की जगह क्या आएगा? उच्चतम न्यायालय। तो हमारा आंसर कौन सा? डी गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिट का कौन सा एक प्रकार न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों ए और बी ये दोनों ऐसे रिट हैं जो कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक, मतलब जो न्यायिक फैसले सुनाते हैं, न्यायिक मामलों को देखते हैं, या अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल मामलों को देखते हैं, ऐसे सभी जो निकाय हैं वो उनके खिलाफ जो है प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण लेख जारी किया जा सकता है। मतलब जब भी कोई ऐसी बॉडी है जिसको आपने न्याय करने का काम दिया हुआ है और वो अपने अधिकारों से बाहर जाके काम करती है या सही तरीके से काम नहीं करती, उसके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। रिट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश रिट, मैंडमस, प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण लेख, रिट ऑफ सर्टियरी, अधिकार पृच्छा, क्यू वारंटो। ये 5 तरह के रिट होते हैं। इनमें से प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण लेख को उच्च न्यायालय के द्वारा या उच्चस्थ न्यायालय के द्वारा नीचे वाले न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी नहीं किया जाता? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को उपरोक्त सभी के अंतर्गत जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इनमें से किसी के अंतर्गत जारी नहीं कर सकते। कि सभी जो मामले हैं इनमें आप बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को जारी कर सकते हैं, चाहे वो विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई। जारी नहीं किया जा सकता का मतलब है कि आप किस मामले में जारी नहीं कर सकते, तो इन मामलों में जारी नहीं कर सकते, सभी में, ये सभी हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आप कब जारी करोगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, कोई भी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस क्या करेगी? जाएगी, किसी को पकड़ के अंदर ले आएगी। अब अगर उसको ले आती है तो न्यायालय उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। वैसे तो आप जानते हो हमारे अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि 24 घंटे के भीतर जो है पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को सीधे न्यायालय में प्रस्तुत करना है, जो भी नजदीक है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं किया जाता है तो तुरंत न्यायालय के पास आप जा सकते हैं और यह आदेश दे सकता है न्यायालय कि किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में नहीं रख सकते। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर हिरासत में रखा जा सकता है, जैसे कि विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना। मान लीजिए न्यायालय की अवमानना की गई है और न्यायालय ने ही आदेश दे दिया कि हिरासत में ले लो, तो कर सकते हैं। फिर इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा? मान लीजिए न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हिरासत हुई है। अब हिरासत उत्तर प्रदेश में हुई है, आप हाई कोर्ट राजस्थान में एप्लीकेशन लगाते नहीं होगा, आपको उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में ही रिट लगानी पड़ेगी। कानून के अंतर्गत हिरासत हुई है, ठीक है, कानून के अंतर्गत हिरासत का मतलब है एक एक्ट था जिसका किसी ने नार्को एक्ट के अंतर्गत किसी ने उल्लंघन किया और उस एक्ट के अधीन उसने जो गलतियां की उसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसमें भी नहीं रोका जा सकता। या फिर न्यायालय ने किसी को सजा दे दी, सजा देने के बाद उसको हिरासत में लिया जा रहा तो लेंगे ही, उसमें भी कोई रोक नहीं सकता। तो ये कुछ मामले हैं जिनमें रिट जारी नहीं किया जा सकता और सामान्य स्थिति में रिट जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रस्तुत किया जाए, तो न्यायालय कहता है भैया इसको मेरे पास लाओ। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? इसको मेरे पास लाइए, अपने पास रखिए, मैं फैसला करूंगा इसको रखना है जेल में या नहीं रखना है। अगर वो फैसला कर देता है जेल में रखना है तो जेल में रखा जाएगा, वो मना कर देता है तो नहीं रखा जाएगा।
तो यह है न्यायालय का कार्य। यहां तक आपके कुछ रिट हो जाते हैं। अगली क्लास में हम मूल अधिकारों को पूरा पूरा कवर कर लेंगे, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। बाकी मैं आपकी लिए पूरे प्रयास कर रहा हूं कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रश्न आ सके। चलिए इसी के साथ अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, उसका लाभ उठाएं। रेगुलरली आप अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार में याद नहीं होने वाली है। हमें भी काफ़ी लंबा समय लग गया इन्हें याद करने में, तो आपको भी लगने वाला है। चलिए इसी के साथ विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।